तो इस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट पहले ही देख लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से है। सही आंसर हो जाएगा आपका दूध। फिर दूध जो आपका है, श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या कावेरी। फिर सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी सहायक नदी आती है सिंधु की। सही आंसर हो जाए आपका सिंधु। फिर सिंधु नदी की बात करें तो इसकी भारत में लंबाई 1134 किलोमीटर है, जो भारत में होती है। ये नदी पाकिस्तान में से होते हुए सीधे जाके मिल जाते हैं आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। इस नदी की बात करें तो फ्रेंड्स इस नदी की अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे काबुल, कुर्रम एवं झेलम इस नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? सही आंसर हो जाए आपका राइट आंसर कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा या शमशेर सिंह राणा। फिर WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम है, सही आंसर हो जाए आपका दिलीप सिंह राणा। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है? ऑप्शन है सितार से, शहनाई से, तबला से या वायलिन से। फिर पंडित रविशंकर का जो संबंध माना जाता है ये आपका है सितार वादन से संबंधित है। सितार वाद्य यंत्र से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध बांसुरी से माना जाता है। बांसुरी वादन से संबंध माना जाता है हरिप्रसाद चौरसिया को। और जाकिर हुसैन, गुद्दई महाराज और किशन महाराज का संबंध माना जाता है तबला वादन से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक या जयप्रकाश नारायण। फिर लोक नायक जो माना जाता है किसे माना जाता है? तो लोक नायक को माना जाता है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक माना जाता है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर लोकमान उपनाम है, ये उपनाम बाल गंगाधर तिलक को उपनाम लोकमान है। और वहीं लोकहितवादी की बात करें तो लोकहितवादी उपनाम है गोपाल हरि देशमुख का उपनाम पड़ जाता है लोकहितवादी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी। बुलंद दरवाजा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य के दौरान। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। सही याद रखिएगा अकबर जो है अपनी कार्यकाल में अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था। और अकबर के कार्यकाल में ही हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भारत में बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई जाती है? ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस। फिर एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सप्रेस चलाई जाती है, वो चलाई जाती है मैत्री एक्सप्रेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से मैत्री एक्सप्रेस सही आंसर हो जाएगा। वहीं समझौता एक्सप्रेस की फ्रेंड्स बात करें तो समझौता एक्सप्रेस आपका चलाया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलाया जाता है। और बंगाल में भारत और बंगाल के बीच में दूसरा एक्सप्रेस चलाई जाती है जो 2017 में चलाई गई थी, उसका नाम था बंधन एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। फिर भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाने का जो अधिकार है ये संसद के पास अधिकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर संसद की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो इसको हटाने का अधिकार संसद को है। और राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं? ऑप्शन है पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या फ्रांस से। फिर भारत में जो
सबसे पहले व्यापारिक संबंध जो स्थापित हुए थे वो हुए थे पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी चिन्ह जो लगाया था ये लगाया था 1503 ईस्वी में। लगाया था कब? अपनी पहली व्यापारिक कोठी जिसका नाम था कोचिन में लगाया था, सॉरी, पहली व्यापारिक कोठी जो कहाँ लगाया गया था, जो कोचिन में लगाया गया था, ये 1503 ईस्वी में लगाया गया था। और भारत में जो वास्को डी गामा आया था ये 17 मई 1498 को भारत में वास्को डी गामा आया था, जो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल से, सॉरी, वेलिंगटन कप का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या टेनिस से। फिर वेलिंगटन कप की बात करें तो वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी है। वहीं फेडरेशन कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप, फेडरेशन नेहरू चैलेंज, ये सब जो कप है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। सही आंसर इसका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए आपका हॉकी। और वहीं आप याद रखिएगा फेडरेशन कप, नेहरू कप, चैलेंज कप, ये सब कप संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। वहीं हॉकी से संबंधित बात करें और कप की तो बेटन कप, आगा कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप, ये जितने भी ट्रॉफी ये संबंधित हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली या चंद्रमा। फ्रेंड पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है? तो ये आपका उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर डी। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग को हम देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का लगभग 59% ही भाग देख सकते हैं। और पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी की बात करें तो औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है वैष्णव के, जैनों के, बौद्धों के या शैवों के। फ्रेंड जातक पवित्र ग्रंथ है ये पवित्र ग्रंथ शैवों के, सॉरी, बौद्धों के। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी है। जातक कथाएं की बात करें तो जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ये जातक कथाएं का प्रदर्शित करते हैं। जातक कथाओं की संख्या की बात करें तो जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 माना जाता है। और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो ये त्रिपिटक है। याद रखिएगा त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ का सबसे पवित्र ग्रंथ है और जिसका भाग ही जातक कथा है। जातक कथा किसका भाग है? तो इसको याद रखिएगा कि त्रिपिटक का ही भाग जातक कथा है। और हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तकों की बात करें तो वैदिक साहित्य, रामायण और महाभारत पुराण आदि जो हिंदू धर्म के धार्मिक पुस्तक हैं। वहीं बौद्ध धर्म के वहीं जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों की बात करें तो उसका नाम है आगम। आगम जो है जैन धर्म के साहित्य पुस्तकों को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ऑप्शन अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर या लाल महासागर। फ्रेंड्स स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो ये लाल सागर को जोड़ती है। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। फिर स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। और इसका निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में, सॉरी, स्वेज नहर का निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी जिसका नाम था इंजीनियर फर्दिनांद द लेसेम्प को सौंपा गया था। 1854 ईस्वी में सौंपा गया था, लेकिन इसका निर्माण जो हुआ था ये 1869 ईस्वी में हुआ था। और स्वेज नहर की लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई 168 किलोमीटर है। सही आंसर हो जाएगा लाल सागर। और लंबाई 168 किलोमीटर। और इसका निर्माण जो हुआ था 1869 में किया गया था। और निर्माण कार्य करने के लिए सौंपा गया था 1854 में सौंपा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है बोधगया में, सांची में, सारनाथ में या कुशीनगर में। फिर भगवान बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश सबसे प्रथम जो दिए थे ये आपके दिए थे सारनाथ में। सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी। और बौद्ध की ग्रंथों में बात करें फ्रेंड्स तो बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसमें बौद्ध जो प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जो बुद्ध के द्वारा अपना उपदेश दिया गया था ये उपदेश दिए थे पाली भाषा में। जितने भी बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। और बुद्ध के जो सबसे पसंदीदा उनके शिष्य थे जो आनंद को माना जाता है। आनंद को कहा जाता है बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ही बुद्ध कहलाए। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, रजनामा का फारसी में अनुवाद किसका है? ऑप्शन अर्थवेद का,
रामायण का, महाभारत का या योगविष्ट का। फ्रेंड्स राजनामा का जो फारसी में बात किया गया, एक किया गया है महाभारत का। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। और महाभारत का जो राजनामा जिसको फारसी में बात हुआ, किसने करवाया था, तो ये करवाया था मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में राजनामा के नाम से करवाया था। और महाभारत का ही पुराना नाम था जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किए थे नकीब खां। फारसी में बात किया था महाभारत को नकीब खां, अब्दुल कादिर, इन लोगों ने ही महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था। फिर सर एक बात बता दें कि राजनामा का जो अर्थ है ये युद्ध का पुस्तक कहा जाता है। युद्ध का पुस्तक जो राजनामा फारसी में अनुवाद हुआ है महाभारत का, इसको नाम कहा जाता है युद्ध का पुस्तक। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक भी हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक भी है। सही आंसर आपका हो जाएगा महाभारत। और श्लोक महाभारत कितने, तो 1 लाख से अधिक है। और महाभारत को जो राजनामा में अनुवाद हुआ है उसी को राजनामा को बोला जाता है युद्ध का पुस्तक। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत ही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? ऑप्शन हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। फ्रेंड मुगल सम्राट वह कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये किया गया था औरंगजेब को। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 31 जुलाई 1658 को पहला राज्याभिषेक हुआ था। और ये आपका आगरा में हुआ था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। और प्रथम बार इसको राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को हुआ था। और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था। फ्रेंड्स दिल्ली में जो प्रवेश किया था औरंगजेब एक किया था 15 मई 1659 ईस्वी में देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद किया था। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। औरंगजेबों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या 1765 ईस्वी में। फ्रेंड अंग्रेजों का सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था, एक किया गया था 1632 ईस्वी में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में सुनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पुर्तगालों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1508 ईस्वी या 1512 ईस्वी। फिर पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ये कब किया था? तो ये 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। और पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर शासन किया गया था। और पुर्तगालियों से गोवा 1961 ईस्वी में मुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, या रेशम के कीड़े के लार्वा से, या स्वयं रेशम के कीड़े से। फिर जो रेशम उत्पन्न होता है या रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो जो रेशम आपका उत्पन्न होता है ये रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। सही हो जाए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, या सिम कार्ड, या सभी। फ्रेंड्स सही इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए इनमें से सारे अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पट्टल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है टैब, स्पेस बार, इंटर, या बैक स्पेस। फ्रेंड्स सही आंसर आपका इंटर जो है आपका परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? फ्रेंड इंटरनेट कार्य प्रणाली से जो शब्द संबंधित है ये आपका शब्द संबंधित है कौन सा? तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा आपका। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आपका इंटरनेट कार्य प्रणाली संबंधित है www, HTTP, ईमेल, सारे शब्द संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है। किस रक्त वर्ग के व्यक्तिगत सर्वदाता यूनिवर्सल कहलाते हैं? आपका जो यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो एक यूनिवर्सल डोनर आपका बोला जाता है ओ को कहा जाता है, रक्त वर्ग ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कपास को, केला का, या पटसन क्या, गन्ना का। फ्रेंड्स तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में किससे पुनः उत्पन्न
करने के लिए किया जाता है तो ये आपका किया जाता है गन्ना का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक बात करें तो गन्ने के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और तने को काटने के बाद जो पौधा उगाया जाता है उसको कहा जाता है वानस्पतिक प्रसार। वानस्पतिक प्रसार कहा जाता है और इस विधि को कहा जाता है अलैंगिक विधि। इस तरह जो तने काट कर जो पौधा उगाया जाता है इस विधि को कहा जाता है अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि इस विधि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है एक्वायर्ड ह्यूमन डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियेंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियेंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियेंसी सिंड्रोम। फ्रेंड एड्स का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो ये पूरा नाम आपका कहा जाता है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियेंसी सिंड्रोम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ऑप्शन है टार्ट्रिक एसिड, बटरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या एसिटिक एसिड। फिर दूध के फटने से जो एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ये आपका उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, या विटामिन। फ्रेंड्स संतरे जो सबसे किसके प्रबल स्रोत माने जाते हैं? तो ये आपके माने जाते हैं विटामिन के। संतरे जो है विटामिन के सबसे प्रबल स्रोत है और संतरा में विटामिन सी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो नाम है ये नाम आपका है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है जो विटामिन सी है। और एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज़्यादा संतरे में ही पाया जाता है। और जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन बी एवं सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन आपके हैं कौन से? तो ए, डी, ई एवं के हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियासिस, या घेंघा। फ्रेंड मच्छरों के द्वारा होने वाला जो रोग नहीं है ये आपका घेंघा है। घेंघा जो है रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। और प्रत्येक वयस्क को प्रतिदिन 140 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 140 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, या विटामिन ई। फ्रेंड्स पालक के जो पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आपके प्रबल स्रोत माने जाते हैं आयरन के। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पालक पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत माने जाते हैं। सबसे अधिक आयरन जो पाया जाता है ये मेथी में पाया जाता है। याद रखिए सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है आपका मेथी में पाया जाता है। और आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करता है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन का जो निर्माण करता है वो करता है आयरन के द्वारा किया जाता है। और आयरन सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है मेथी में, और पालक में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है? ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, पशु प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, या वंशानुगत कारणों से। फिर दंत क्षय का जो कारण माना जाता है वो कारण क्या है? तो ये आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है टेटनस, ट्यूबरलोसिस, टाइफाइड, या फिलेरियासिस से। फिर एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है टेटनस के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेटनस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध ऑप्शन चिकित्सक थे, रसायन शास्त्री थे, या भौतिक शास्त्री थे, या जीव वैज्ञानिक थे। फ्रेंड अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक भौतिक शास्त्री थे। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो जी मार्कोनी। फ्रेंड्स टेलीफोन का आविष्कार जो किए थे किसने किए थे? अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था। वहीं थॉमस अल्वा की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। विद्युत बल्ब के जो आविष्कार किए थे थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। और गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप की आविष्कार किया गया था। थर्मोस्कोप का जो आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा किया गया था।
और जी मार्किनो के द्वारा जो आविष्कार किया गया था, जी मार्किनो ने आविष्कार किए थे रेडियो टेलीग्राफी का जो निर्माण करवाए थे जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट द्वारा, न्यूकमेन द्वारा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा, सर आइजक न्यूटन द्वारा। फिर भाप इंजन का जो आविष्कार किए थे किसने किए थे? तो ये जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, पोलराइड सोर्स सिलेक्टिंग विंड, डिसाइड सोर्स लेजर व्यूइंग या पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फ्रेंड्स PSLV का जो संक्षिप्त रूप है वो आपका है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश वेग क्या होता है? ऑप्शन बढ़ जाता है, घट जाता है या अपवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। सही आंसर हो जाएगा जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश वेग क्या रहता है? तो उस माध्यम में प्रकाश वेग अपवर्तित रहता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और प्रकाश की चाल जो है माध्यम में ताप में स्वतंत्र रहता है। तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश की जो चाल है माध्यम के ताप से स्वतंत्र रहता है। और प्रकाश वेग का फॉर्मूला आपका होता है 1/√* एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड। फ्रेंड जो मुख्यतः निम्न में से कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उपयोग होता है? ऑप्शन मिट्टी का तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन या टॉर्च। सही आंसर हो जाएगा आपका सौर लालटेन है जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर या एमीटर से। फिर विद्युत धारा का जो माप किया जाता है किया जाता है कि एमीटर से। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, डायनेमो वह तंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? ऑप्शन ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। फिर डायनेमो जो है वह यंत्र है जो निम्न में क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो के द्वारा आपका परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो को द्वारा। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोकृत लौह चादरों पर निम्न की किसकी परत चढ़ी होती है? ऑप्शन है टीन की, सीसा की, जास्ता की या क्रोमियम की। गैल्वेनोकृत लौह चादरों में जो परत चढ़ी रहती है ये जिंक की चढ़ी रहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ी रहती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक या सोना। फ्रेंड पृथ्वी में सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ है जो आपका हो जाएगा हीरा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अधिक घनत्व या सबसे भारी तत्व की बात करें तो आपका ओस्मियम है। ओस्मियम जो है सबसे अधिक घनत्व और सबसे भारी तत्व जो आपका है ओस्मियम माना जाता है। ओस्मियम। और सबसे कम घनत्व या सबसे हल्का या सबसे प्रबल अपचायक तत्व जो है आपका लिथियम माना जाता है। और सबसे प्रबल उपचायक तत्व आपका फ्लोरीन है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो ये आपका नाम है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट का, जिसका सूत्र होता है Na2 सोडियम 2 होता है CO3.10H2 आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या अमृत सेन। फिर भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किए थे किसने किए थे? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है कृषि ऋण,
कृषि की गतिविधियाँ, सहकारी उपभोक्ता, कृषि विपणन। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाए आपका कृषि निर्णय, सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन है दलित मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ या द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स कौन सा पार्टी है जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दलित मुक्ति मोर्चा है जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? ऑप्शन है बलालपुर, सिंदरी, बेलागला या राजमुंदरी। फ्रेंड्स भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित कहाँ किया गया था? तो ये आपका स्थापित किया गया था सिंदरी में। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, इन सिंदरी में का स्थापित किया गया था। सिंदरी में इसका उर्वरक प्लांट की जो स्थापना हुआ था 1951 में किया गया था। और भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, जो भारत है यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? ऑप्शन है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या गंगा का मैदान। फ्रेंड भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो जैव विविधता का जो तप्त स्थल माना जाता है भारत में आपका माना जाता है पश्चिमी घाट को। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हवा से परागण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वयुग्म, कीट परागण, वायु परागण या पक्षी परागण। फिर हवा से परागण को कहते हैं क्या? तो आपका कहा जाता है वायु परागण। सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु परागण जो कहा जाता है आपका हवा से परागण को कहा जाता है। वहीं पक्षी द्वारा परागण को पक्षी परागण कहा जाता है। पक्षी परागण जो है पक्षी द्वारा परागण को पक्षी परागण कहा जाता है। वहीं जल द्वारा परागण को जल परागण कहा जाता है। और कीट परागण जो है कीट द्वारा परागण को कीट परागण कहते हैं, जिसे एंटोमोफिला भी कहते हैं। एंटोमोफिला जो कहा जाता है कीट द्वारा परागण के द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम या कर्नाटक। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? तो जो सर्वाधिक जो रहा था आपका तमिलनाडु में रहा था। सही हो जाए आपका ऑप्शन नंबर भी तमिलनाडु में। लास्ट प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी टाइप की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए।